हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुमाऊँ क्लासेस में। तो एक बार फिर मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास के संग। लेकिन इस बार पॉलिटी की क्लास नहीं, इस बार होगी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे भारतीय ज्योग्राफी। ठीक है, और भारतीय ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है मृदा यानी मिट्टी। ठीक है, मृदा को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मृदा है क्या, या मृदा किसे कहते हैं, यानी सॉइल किसे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं मृदा को सॉइल। ठीक है, तो जो मृदा शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये हुई है लैटिन भाषा से। किससे हुई है दोस्तों? लैटिन भाषा। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है, उसका नाम है सोलम। क्या नाम है? सोलम। तो लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, SOLUM। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? फ्लोर। जो सोलम शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? फर्श। आपने सुना होगा फर्श या फ्लोर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मृदा है यानी सॉइल है, मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द सोलम से, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है फर्श यानी फ्लोर। ठीक है दोस्तों, मृदा का जो वर्गीकरण है वो चाहे उत्पत्ति के आधार पर हो, या रंग के आधार पर हो, या संयोजन के आधार पर हो, या अवस्थिति के आधार पर हो, जो मृदा है वो है 8 प्रकार की। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। अगर हम उत्पत्ति हो या रंग, ठीक है, इसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं मृदाओं का 8 प्रकार से। ठीक है, वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं वो? तो सबसे पहले आपने प्रकार सुना भी होगा, वो है जलोढ़। ठीक है, वो कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, दूसरा प्रकार है काली मृदा। तीसरा प्रकार है लैटराइट मृदा। चौथा प्रकार है शुष्क मृदा। फिर है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा। ठीक है, फिर है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा। फिर एक मृदा आती है पीट मृदा। कौन सी मृदा? पीट मृदा। ठीक है, एक आती है वन मृदा। कितनी मृदा हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हमारी। ठीक है, वन मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, लाल और पीली मृदा, और एक है पीट मृदा। ठीक है, तो भारत में मुख्यतः 8 प्रकार से मृदाओं को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि कितना विभाजन है या कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है भारत में मृदाओं का। ठीक है, चाहे उत्पत्ति हो, चाहे रंग हो, चाहे क्या हो, संयोजन हो। ठीक है, तो ये 8 प्रकार से करा गया है विभाजन। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं। ठीक है, और चीज़ें जानते हैं मृदा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, हमें पता होना चाहिए कि जो भारत में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है दोस्तों? तो जलोढ़ मृदा। भारत में कौन सी मृदा आपको मिलेगी? जलोढ़ मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलेगी। ठीक है, इसी को कहते हैं कछारी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कछारी। कछारी मृदा भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं एलुवियल। ठीक है दोस्तों, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी कछारी मृदा पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, और ये जो सर्वाधिक जो पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाएगी आपकी उत्तर भारत में। कहाँ पाई जाएगी दोस्तों? ये आपको मिलेगी उत्तर भारत में। ठीक है, और जैसे ये गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा हो गया। ठीक है, और सतलज हो गया। तो ये नदी बेसिनों के आसपास ये मृदा
अधिक मात्रा में पाई जाएगी। या ये नदियाँ भी क्या होती हैं, ये मृदा लेके आती है, इनकी सहायक नदियाँ होती हैं वो भी क्या होती हैं, ये मृदा ज़्यादा लेके आती हैं। ठीक है, और लगभग हमारे भारत में 43% के भाग में ये मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आप किस में टिक लगाएंगे? जलोढ़ मृदा में लगाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला पढ़ते हैं हम लोग। आपने एक मृदा का नाम सुना होगा, रैगुर। सुना है दोस्तों? एक मृदा है आपकी रैगुर मृदा। ठीक है, तो रैगुर मृदा है, इसका अन्य नाम क्या है? तो रैगुर मृदा को हम क्या कहते हैं? काली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो काली मृदा किसको कहते हैं? रैगुर मृदा को कहते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक ये आपकी कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाएगी महाराष्ट्र वाले इलाके में। कहाँ पाई जाएगी? महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र इलाके में कौन सी मृदा मिलती है दोस्तों? वो मिलती है रैगुर मृदा। ठीक है, और रैगुर मृदा को क्या कहते हैं? काली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, रैगुर। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। तो हमने देख लिया कि जो रैगुर मृदा है, जिसे काली मृदा भी कहते हैं, उसका जो विस्तार है वो महाराष्ट्र के इलाके में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें एक आध फैक्ट और हैं जो कि रैगुर मृदा से संबंधित हैं। ठीक है, तो जो मालवा का पठार है, आपने सुना होगा क्या? मालवा का पठार। ठीक है, यानी मालवा प्लेटू। ठीक है, तो मालवा के पठार में जो कौन सी मृदा का विस्तार जो है वो सर्वाधिक है, तो वहाँ भी कौन सी मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? तो काली मृदा। ठीक है, तो मालवा का पठार अगर आपसे पूछेगा कि मालवा के पठार में कौन सी मृदा सर्वाधिक मात्रा में वहाँ पाई जाती है, तो कौन सी है? काली मृदा है। ठीक है, ये मालवा, आप कंफ्यूज मत होइए, मालवा का पठार ये जो ज़्यादा इसका जो विस्तार है, आपने सुना होगा इंदौर वगैरह इलाका जो है, इंदौर का इलाका हो गया। ठीक है, इसमें आपका शायद उज्जैन भी आ जाएगा, इंदौर, उज्जैन। ठीक है, भोपाल हो गया और ग्वालियर वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सब इलाके जो फैले हैं ये मालवा के पठार के आसपास फैले हैं। ठीक है, और मालवा के पठार में कौन सी मृदा की अधिकता पाई जाती है? वो है काली मृदा। ठीक है, काली मृदा को हम क्या करते हैं? स्वतः जोताई वाली मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वतः जुताई वाली मृदा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यानी इसको सिंचाई हेतु कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब एक थोड़े बहुत पानी से भी काम चला लेती है। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक उपयुक्त जो खेती होती है वो होती है कपास की। किसकी? कपास की। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है या कभी ऐसे आप पेपर दोस्त में आ जाए कि स्वतः जुताई वाली जो मृदा होती है वो कौन सी होती है? तो काली मृदा होती है, स्वतः जुताई वाली मृदा। ठीक है, और क्या पता ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है? तो काली मृदा को। ठीक है, और काली मृदा के लिए जो उपयुक्त फसल है वो कौन सी है? कपास की खेती। ठीक है, काली मृदा में कौन सी खेती की जाती है? कपास की खेती। ठीक है दोस्तों, मिट्टी का जो पीला रंग होता है, मिट्टी का जो पीला रंग होता है ये होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो पीला रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। जबकि जो लाल रंग होता है, ये होता है ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण और लाल रंग होता है किसके कारण होता है? ये होता है ऑक्साइड के कारण। और किसके ऑक्साइड होते हैं? ये होते हैं लोहे के ऑक्साइड यानी आयरन के। किसके होते हैं? लोहे के यानी आयरन के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर अब आगे अगले पॉइंट कवर करते हैं हम लोग। उसके बाद जो हमारे अगले पॉइंट आ रहे हैं वो आपने सुना होगा, एक मृदा का नाम वो होगा लैटराइट मृदा। ठीक है, कैसी मृदा दोस्तों? लैटराइट मृदा। तो जो लैटराइट मृदा है कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है ये आपको नोट करना है। इसमें पहला राज्य आएगा आपका केरला, दूसरा आएगा कर्नाटक।
ठीक है, और तीसरा आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों में कौन सी मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? तो लैटराइट मृदा का विस्तार सर्वाधिक है। ठीक है, तो अब एक्चुअली इसकी मृदा के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि लैटराइट मृदा है क्या। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके लैटराइट मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होती है। लोहे की मात्रा की अधिकता। ठीक है, तो लोहे की मात्रा की अधिकता पाई जाती है, इसलिए क्या हो रही है, मृदा दिन प्रतिदिन अनउर्वरक बनकर चले आ रही है, यानी इसकी फर्टिलिटी कम होते चले आ रही है, अनउर्वरक बनती चली जा रही है दिन प्रतिदिन, यानी इसको कहेंगे हम इनफर्टाइल। ठीक है, तो लैटराइट मृदा में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? लोहे की मात्रा इसमें अधिक होती है। ठीक है, जिसके कारण ये दिन प्रतिदिन अनउर्वरक बनती हुई चली जा रही है, यानी इनफर्टाइल होती हुई चली जा रही है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखते हैं, अगर हमें क्या करना है, मृदा की जो क्षारीयता है, ठीक है, मृदा की क्षारीयता को हमें क्या करना है, कम करना है। ठीक है, जो मृदा है उसकी क्षारीयता को हमें क्या करना है, कम करना है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे जिप्सम का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? जिप्सम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग करा जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग करा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला पढ़ लेते हैं हम। इसमें एक हमने लैटराइट मृदा में एक पॉइंट मेरे से छूट गया था, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि जो मालाबार तट होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? मालाबार, हाँ, मालाबार तटीय। ठीक है, तो मालाबार तटीय इलाकों में भी जो लैटराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, जो मालाबार तटीय इलाके, ये केरला साइड के इलाके पड़ गए, तो ये तो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि ये केरला साइड में पाई जाती है। ठीक है, जो केरला का जो तटीय इलाका है, यानी जो समुद्र से लगता है, वो क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, तो मालाबार तट में कौन सी मृदा का विस्तार अधिक है? तो वो है लैटराइट मृदा का। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नोट करना है कि सबसे कम जल धारण की क्षमता कौन सी मृदा में होती है। ठीक है, तो एक मृदा का नाम है, वो है बलुई दोमट मृदा। ठीक है, तो बलुई दोमट मृदा ऐसी मृदा है जिसमें सबसे कम जल धारण क्षमता, तो सबसे कम जल धारण की क्षमता किसमें होती है? बलुआ दोमट मृदा में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये फैक्ट आ रहे हैं आपको, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हम तो सबसे, अब देखिए हमने पढ़ लिया कि सबसे कम जल धारण की क्षमता किसमें होती है? बलुआ दोमट मृदा में होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक जल धारण की क्षमता या प्राप्त करने की क्षमता किसमें होती है, वो पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो आपने एक सुना होगा चिकनी मृदा। ठीक है, तो चिकनी मृदा होती है, इसमें सबसे अधिक जल प्राप्त करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, उसके हम अगला फैक्ट आगे बढ़ते हैं। उसके अगला फैक्ट आ रहा है हमारा कि अगर मृदा की हमें उर्वरकता बढ़ानी है, ठीक है, मृदा की उर्वरकता अगर हमें बढ़ानी है, तो हम कौन सी फसल ज़्यादा उगाएं ताकि जो मृदा की उर्वरता बढ़ जाए? ठीक है, तो हमें दलहनी, ठीक है, यानी दालों की फसलें ज़्यादा उगानी चाहिए। ठीक है, दालों की फसलें ज़्यादा उगाने से क्या होता है? मृदा की उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। उसके बाद जो अगला फैक्ट आता है हमारा दोस्तों, वो आता है आपका, आपने सुना होगा चंबल की घाटी। ठीक है, तो जो चंबल की घाटी यानी चंबल की जो वैली है, ठीक है, तो ये जो भौगोलिक भाग है चंबल की घाटी का, यानी जो चंबल की घाटी का जो भौगोलिक भाग है, ठीक है, तो वो किस प्रक्रिया के सबसे बना है? तो वो बना है अवनालिका अपर्दन। ठीक है,
अवनालिका अपरदन प्रक्रिया से चंबल घाटी का भाग बनाया। तो कि ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट, आ गया इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, तो ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं चाय बागानों को, ठीक है। जो चाय के बागान होते हैं, ठीक है, तो चाय के बागानों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी लैटराइट मृदा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि चाय के बागानों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो पाई जाती है लैटराइट मृदा, ठीक है। और ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं आपको कि चाय के बागान भारत में सर्वाधिक कहाँ होते हैं, तो असम वगैरह वाले इलाके में, ठीक है, जैसे असम घाटी वाला इलाका है, ठीक है, और एक कछार का इलाका पड़ता है असम में ही। ये जो क्षेत्र हैं ये आपके चाय के बागान आपको यहाँ ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में भी कई इलाके हैं, जैसे दार्जिलिंग हो गया, ठीक है, तो दार्जिलिंग वाला इलाका है ये भी चाय के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो चाय के बागान में कौन सी मृदा पाई जाती है अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या कहोगे? लैटराइट मृदा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगला हमारा आ रहा है, थोड़ा दोमट मृदा के बारे में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। कौन सी मृदा? दोमट मृदा, ठीक है, यानी इसे हम क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल, ठीक है। जो दोमट मृदा है इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? गाद मिल जाएगा, ठीक है, रेत मिल जाएगा और मृत्तिका मिल जाएगा, ठीक है, मृत्तिका, गाद, रेत, ठीक है, ये सब तत्व पाए जाएंगे दोमट मृदा में, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की जो मृदाएं हैं उसमें कौन सा तत्व है जिसकी सर्वाधिक कमी पाई जाती है, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो भारत की मृदाएं हैं उसमें आपको जो सर्वाधिक जो कमी मिलेगी वो कौन से तत्व की मिलेगी? जस्ते की, ठीक है। जस्ते की मात्रा भारत की मृदाओं में सर्वाधिक कमी पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत की मृदाओं में कौन सा जो तत्व है, कौन सा सूक्ष्म तत्व है जिसकी कमी पाई जाती है, तो वो है जस्ता, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके आपने सुना होगा जो गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं, ठीक है, यानी कौन से? गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं, ठीक है। तो गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी की मात्रा उत्तर भारत में सर्वाधिक होती है, और गंगा हो गया, यमुना हो गया, ये नदियों में, या ये जो नदियाँ जो सहायक नदियाँ लाती हैं वो जलोढ़ मिट्टी को लेके आती हैं, ठीक है। तो जो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है इसमें जो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, कौन सी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है बांगर, ठीक है। तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है, ठीक है। और जो नई जलोढ़ मिट्टी है वो क्या कहलाती है? खादर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, उसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? खादर कहलाती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें जो यूपी का इलाका है, कौन सा? उत्तर प्रदेश का, हमारे भारत का जो एक प्रमुख राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है, वहाँ पर जो कौन सी मृदा है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो यूपी में आपको जो मृदा मिलेगी वो मिलेगी क्षारीय मृदा। यूपी में कौन सी मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? वो कौन सा है? क्षारीय मृदा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक आपने ये है आपका लवणीय मृदा, ठीक है दोस्तों। तो ये लवणीय मृदा है, लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूना, ठीक है, इसकी अल्पता पाई जाती है। किसकी अल्पता पाई जाती है? नाइट्रोजन और चूने की अल्पता पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। उसके हम पढ़ते हैं जैव मृदा। कौन सी मृदा? जैव मृदा, ठीक है। जैव मृदा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक सॉइल है इसका रंग होता है नीला। कैसा होता है? नीला। तो ऑर्गेनिक सॉइल का रंग जो नीला होता है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है, एक तो होता है अम्लीय, किसका? अम्लीय व फेरस आयरन,
ठीक है। अम्लीय व फेरस आयरन के कारण जो जैव मृदा होती है उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मरुस्थलीय मृदा में आपको नाइट्रोजन की मात्रा मिलेगी अधिकता। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में जो मृदा पाई जाती है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान से मतलब मेरा कि जोधपुर जैसलमेर वाला इलाका जो है वहाँ पर। ठीक है, अगर हमें मृदा अपरदन को रोकना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वनारोपण करना होगा, यानी अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। उससे आगे बढ़ते हैं लाल तथा पीली मृदा। लाल तथा पीली मृदा में क्या होता है, तुम्हारी ये मृदा जो होती है ये अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लीय प्रकृति कौन सी मृदा में पाई जाती है तो लाल और पीली मृदा में। ठीक है, और लाल पीली मृदा में जो अम्लीय प्रकृति होती है ये होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण लाल और पीली मृदा में अम्लीय प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, उसका एक आखिरी पॉइंट है, ये आपको पता होगा कि जो पीएच मान होता है अगर 1 से 6 के बीच में है तो अम्लीय प्रकृति है, अगर 7 है तो उदासीन है। ठीक है, और अगर पीएच मान 8 से लेकर 14 के बीच में है तो कैसी प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि मृदा से संबंधित था। तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट वो मैंने आपके सामने कवर कर लिए हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।